दूर कहीं एक गर्म देश में, जहां हरे भरे घने जंगल थे और तेज धारा वाली नदियां बहा करती थी, वहां एक ज़ीब्रा रहता था जो अपने बिल्कुल सफेद फर के लिए मशहूर था। लेकिन ज़ीब्रा हमेशा अपनी खूबसूरती की डींगे मारता रहता और बहुत ही आलसी भी था। हे ज़ीब्रा, तुम तो हर वक्त घास चरते हुए ही नजर आते हो। अब सुनो, तुम्हें अभी घास खाने को मिल रही है क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, लेकिन जब सर्दियों का मौसम आएगा तब तुम्हें घास नहीं मिलेगी। अच्छा होगा कि मेहनत करके आगे के लिए कुछ बचा कर रखो। अरे बदसूरत जानवर, तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ओ ज़ीब्रा, मुझे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि तुम हमारी तरह ही जानवर हो। ओ, अपनी फिक्र को तुम अपने पास ही रखो। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। क्या तुम अपने काम से काम रखोगे? ये सुनकर बंदर वहां से चला गया। फ्यू, इतनी नशीली घास को खाने से कोई खुद को कैसे रोक सकता है, वो भी भविष्य के लिए बचाने को? बेवकूफ बंदर। बंदर झुंड में खाना ढूंढने के लिए जाते ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके, मगर ज़ीब्रा मजे से घास खाता रहता। दिन बीतते गए। हे ज़ीब्रा, सर्दियों का मौसम समझो आ ही गया। कम से कम अब तो बचाना शुरू करो, जल्दी करो। मुझे पता है बंदर, तुम दखल देना बंद करोगे। ज़ीब्रा ने कहा। बंदर वहां से चुपचाप चला गया। कुछ दिनों के बाद जंगल में सर्दियों का मौसम छा गया। मौसम ठंडा हुआ और हर तरफ बर्फ जमा हो गई। पेड़ों से पत्तियां झड़ने लगी और घास बर्फ के नीचे दब गई। हर एक जानवर, यहां तक कि बंदर भी, बड़ी खुशी से अपना बचाया हुआ खाना खा रहे थे, सिवाय ज़ीब्रा के। मेरा हाल बहुत बुरा हो रहा है। मुझे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। काश मुझे कुछ ब्लूबेरीज और नट्स मिल जाते। ज़ीब्रा ने खुद से कहा। और कुछ ही देर के बाद रोस्टेड ब्लूबेरीज और ग्राउंड नट्स की लज्जतदार खुशबू हवा में फैल गई। हाँ, शानदार दावत की खुशबू। काश ये सब मुझे ही खाने के लिए मिल जाए। ज़ीब्रा खुशबू का पीछा करने लगा और उसने देखा कि बंदर आग सेकते हुए खाने का मजा उड़ा रहे थे। ज़ीब्रा ने खाना चुराने की कोशिश की, लेकिन फिर ज़ीब्रा जलती हुई आग में गिर गया और कोयला उसके पूरे शरीर पर लग गया। ओ मेरा सफेद फर अब काला हो गया है। वो खुद को साफ करने के लिए पास ही मौजूद एक झील के पास गया, पर कोयला तो उसके फर में अंदर तक पहुंच चुका था। जब ज़ीब्रा पानी से बाहर निकला तब उसके फर पर काली धारियां थीं। और तब ज़ीब्रा ने एक सबक सीखा और इसी तरह उसके शरीर पर यह धारियां पड़ी। बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा? इस कहानी में ज़ीब्रा को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने आलस दिखाया अपने भविष्य के लिए खाना जुटाने में। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो तो उसके लिए आज से ही काम शुरू कर दें। एक समय की बात है, अफ्रीका के घने जंगलों में तरह तरह के पक्षी मिलने के लिए इकट्ठा हुए।
तभी पेपी नाम का एक पक्षी उड़ता हुआ बादलों से नीचे आया। दोस्तों, आज जब मैं आसमान में उड़ रहा था तो मुझे बादलों में रहने वाले लोग मिले जिन्होंने हमें शानदार दावत के लिए बुलाया है ऊपर बादलों में। वाह, खाना तो टेस्टी होगा। मैंने सुना है कि वो लोग बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं, हमें जरूर जाना चाहिए। एक कछुआ जो छिपकर इनकी बातें सुन रहा था अचानक इनके बीच आ पहुंचा। हाय, मैं हूँ ओडियन द टॉर्टॉइस। अगर मैं भी दावत में आऊँ तो तुमको एतराज तो नहीं? मैं बड़ी देर से भूखा हूँ। पर इनविटेशन पर साफ लिखा है दावत सिर्फ बर्ड्स के लिए है। अगर तुम सभी मुझे अपना सिर्फ एक पंख दे दो तो मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाऊंगा। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम ऑडिन को उनसे क्या कहकर मिलवाएंगे? वो तो हम जैसा दिखता भी नहीं है। हम उनसे कहेंगे कि ये है हमारे राजा ऑल ऑफ यू। अच्छा आइडिया है। स्वागत है आपका। हमें खुशी है कि आप सब यहाँ आए। ये तुम्हारे साथ कौन है? दिखने में बिल्कुल अलग है। ये हमारे राजा हैं। हाँ, इनका नाम है ऑल ऑफ यू। अरे वाह! आपने आकर हमारी इज्जत बढ़ा दी योर हाइनेस। प्लीज अंदर आइए। ऑल ऑफ यू, अब आप इस खाने का मजा ले सकते हैं। ऑल ऑफ यू मतलब ये सब मेरे लिए है। ओडिन को क्लाउडमैन की बात से गलत फहमी हुई। वो सामने रखा सारा खाना चट कर गया और बाकी पक्षियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ये देखकर सारे पक्षी नाराज हो गए और उन्होंने उसे सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने अपने सारे पंख वापस ले लिए और वहां से उड़कर चले गए, ओडिन को बादलों के बीच अकेला छोड़कर। क्रॉकी, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वैसे तो मैं नहीं करता, पर फिर भी बताओ क्या काम है? प्लीज मेरी वाइफ से कहना कि वो सबसे ऊंची चट्टान पर घास का ढेर लगा कर रखे ताकि मैं उस घास के ढेर पर यहाँ से कूद जाऊं। अच्छा ठीक है। आपके पति चाहते हैं कि आप चट्टानों का ढेर बनाएं। वो उस पर कूदना चाहते हैं आसमान से। कौवे क्रॉकी के कहने पर ओडिन की पत्नी ने उसके लिए चट्टानों का ढेर लगा दिया और इस बात की खबर ओडिन को दे दी गई। काश मैं जो देख रहा हूँ वो सच ना हो। घास कहाँ है? ओडिन समझ गया कि क्रॉकी उसे सबक सिखाना चाहता था, तो इसी वजह से कछुए की पीठ पर इतने सारे ऊबड़ खाबड़ निशान बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अगर कछुआ अपने लालच की वजह से उन सभी को ना भूलता जिन्होंने उसकी मदद की थी, तो उसकी जिंदगी बेहतर होती। इसलिए उस दोस्त को कभी ना भूले जिसने आपकी मदद की हो।
ये कहानी उस जमाने की है जब जानवर हम इंसानों की तरह बात किया करते थे। अफ्रीका के घने जंगलों में एक बड़ी आबादी में खरगोश और कछुए रहा करते थे। खरगोश खुद को न सिर्फ तेज मानते थे बल्कि सबसे अक्लमंद भी। वो बहुत शरारती थे और कछुओं के लिए मुसीबत भी। एक दिन महाराज, हम उन खरगोशों को अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हमेशा कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। हम उनके साथ नहीं रह सकते। आपको इस बारे में कुछ करना होगा, वरना हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। मेरे साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं तुम सबकी तकलीफ नहीं समझता, पर वो हमसे बहुत ही तेज और चालाक हैं। हम उल्लू देवता से इस समस्या के हल के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम ये जंगल छोड़ देंगे। उनके राजा के फैसले के मुताबिक सारे कछुए उल्लू देवता से प्रार्थना करने लगे और देवता उनके सामने प्रकट हो गए। फिक्र मत करो बच्चों, और मेरी बात मानो। खरगोशों के राजा को अपने राजा से दौड़ने के मुकाबले के लिए चुनौती दो। ओह, जो जीतेगा उसी को बेहतर माना जाएगा। लेकिन सुनिए, फैसला मैं खुद करूंगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। हाँ, हालांकि कछुए जानते थे कि उनका हारना तय है, मगर फिर भी उन्होंने देवता की बात मानी और रेस के लिए हाँ कर दी। तुम सिर्फ सपनों में जीत पाओगे, सिर्फ सपनों में, हकीकत में नहीं, समझे? खरगोशों के राजा ने कहा, रेस की शुरुआत होगी 3 की गिनती के बाद। 1, 2 और 3। खरगोशों का राजा तेज रफ्तार से दौड़ते हुए कछुओं के राजा को कई मील पीछे छोड़ आया। ओह, वो कछुआ कभी मेरे आसपास तक भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों ना कुछ देर के लिए आराम कर लिया जाए। खरगोश ऐसा कहकर सेब के पेड़ की छांव में झपकी लेने लगा। पर कछुआ लगातार चलता गया और वो उस पेड़ को पार कर गया जहां खरगोशों का राजा सोया हुआ था। और फिर कुछ देर के बाद, आओ! ये क्या? शायद मैं कुछ ज्यादा देर सो गया। हे, सुनो, तुम्हें क्या लगा मुझसे जीतना इतना आसान होगा? खरगोश इतनी तेजी से भागा कि उसने ये भी नहीं देखा कि रास्ते में नदी आ गई है। बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचाओ! और तभी कछुआ, जो एक माहिर तैराक था, नदी में कूद पड़ा। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कछुआ तैरकर खरगोश के पास गया, उसे बचाया और नदी से बाहर तैरता हुआ ले आया। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर उठाकर ये रेस पूरी कर ली। तभी देवता उल्लू वहां आए और उन्होंने खरगोश को ठीक कर दिया। न कोई महान होता है और न कोई मामूली होता है। अगर कछुआ न होता तो तुम अब तक पानी में डूबकर मर चुके होते। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे कछुए के लिए बहुत बुरा लगा। और कछुए, तुम्हारी स्नेही और दरिया दिली की वजह से आज से सभी कछुओं की उम्र बड़ी लंबी होगी।
और तब से कछुओं को बड़ी लंबी जिंदगी मिली उनके नेकी के इनाम के तौर पर। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? खरगोश का राजा शरारती और जालिम था, तब भी कछुओं के राजा ने उसकी जान बचाई। बदले में इनाम के तौर पर देवता उल्लू ने उन्हें लंबी उम्र का वरदान दिया। तो बच्चों, याद रखना, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद जरूर देता है जो दूसरों की दिल से मदद करते हैं। दूर कहीं एक गर्म देश में गर्मी के मौसम में पूरा जंगल सूख जाता था। ये बात उस जमाने की है जब जानवर इंसानों की तरह बोल पाते थे। उस जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था लियो। लियो जैसा घमंडी शेर कोई नहीं था। वो किसी की मदद नहीं लेता था। एक दिन लियो अपनी गुफा में सोया हुआ था। थियो नाम का एक चूहा उस जगह से वाकिफ नहीं था। वो लियो से बेखबर उसके ऊपर नीचे इर्द गिर्द खेल कूद कर रहा था। किसने मेरी नींद खराब की? तुम चूहे कहीं के। लियो ने थियो को उसकी पूंछ से पकड़कर उठा लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तुमने मेरे शरीर पर खेलने की जुर्रत की? अब देखो मैं कैसे तुम्हें अपने हाथों से मसल कर खा जाऊंगा, वो भी अभी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो। वैसे भी मुझे खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मेरा वादा है मैं जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करूंगा, अपनी जान की बाजी लगाकर भी। बहुत लंबे अरसे बाद मैं इतना हंसा हूं आज। पर बहुत हिम्मत है तुम में जो तुम मुझसे इस तरह की बात कह पाए, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूं। लेकिन आज के बाद यहां वापस मत आना। कई दिन बीत गए और वो दिन आ ही गया जब लियो को जंगल के दूसरे जानवरों की मदद लेनी पड़ी। लियो नदी किनारे चल रहा था कि अचानक अरे नहीं, ये जाल तो मुझे दिखा ही नहीं। वाह, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। लियो ने बड़ी देर तक खुद को जाल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे नहीं लगता कि किसी की मदद लिए बिना मैं जाल से निकल सकता हूँ। लियो ने खुद से कहा, क्या कोई है यहाँ? मैं लियो हूँ और मैं फंस गया हूँ। मदद के लिए कोई है क्या? प्लीज मुझे यहाँ से छुड़ा लो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लियो की पुकार सुनने के बावजूद भी कोई भी जानवर उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा अकड़ दिखाता था। लियो हार मानकर बिल्कुल चुपचाप वहीं बैठ गया। लेकिन तभी हे दोस्त, माफ करना, मैं बहुत दूर था तो तुम्हारी पुकार ठीक से सुनाई नहीं दी। फिक्र मत करो, मैं मदद करने आ गया हूँ। आसपास के कई चूहे दौड़ते हुए आ पहुंचे। जल्दी करो दोस्तों, हमें फौरन शेर को इस जाल से छुड़ाना है। सारे चूहों ने जाल को कतर कर लियो को आजाद करवा दिया। लियो इतना खुश हुआ कि उसने सच्चे दिल से थियो का शुक्रिया अदा किया। और तभी से लियो और थियो बहुत अच्छे दोस्त बन गए, हमेशा के लिए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? लियो, जो हमेशा दूसरे जानवरों से अकड़ के बात किया करता था, जब मुसीबत में फंसा तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो बच्चों,
आपको हमेशा अच्छा बर्ताव रखना चाहिए अपने दोस्तों के साथ और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूर कहीं किसी गर्म देश में, जहां बड़े ही घने जंगल होते थे और नदियों में पानी की तेज धारा बहती थी, लेकिन अब वो सब के सब सूख चुके थे। हर जगह हर चीज धूप से झुलस गई थी और वहां रहते थे एक कंगारू और कोआला जो गहरे दोस्त थे। एक दिन, हे कंगारू, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है ना? हाँ, आसमान में एक भी बादल नहीं है। यहाँ की हर नदी पहले से ही सूख गई है। अगर हमें कुछ और दिन बिना पानी के बिताने पड़े तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसका कोई तो हल होगा। रुको, मुझे एक किस्सा याद आया। जब मैं एक बच्चा था तब ऐसे ही पानी की कमी हुई थी। उस समय मेरी माँ ने सूखी पड़ चुकी एक नदी में गड्ढा खोदा। वो खोदती गई, खोदती गई, खोदती गई और आखिर में उस गड्ढे में पानी भरने लगा। पानी ज्यादा तो नहीं था, लेकिन प्यास बुझाने के लिए इतना पानी काफी था। ये सही रहेगा। चलो फौरन काम पर लग जाएं। कंगारू और कोआला दोनों के दोनों पेड़ से नीचे उतर रहे थे और तभी ये काम तो बहुत मुश्किल होने वाला है। दोस्त, मुझे थकान महसूस हो रही है, तो मैं आराम करता हूँ। तब तक तुम गड्ढा खोदो, हम बारी बारी से खोदेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। कंगारू ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। और जल्दी ही वो सच में थक गया होगा। कंगारू ने कहा और वो खोदता रहा और खोदता ही रहा। उसी दौरान काम कैसा चल रहा है? क्या तुम यहाँ आकर मेरी मदद करोगे? जरूर। लेकिन फिर से मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। मुझे कुछ और देर यहीं पर आराम करने दो। ये कहकर कोआला सो गया। कंगारू खोदता रहा और खोदता रहा। कुछ देर के बाद, हे दोस्त, अब तुम अपनी बारी तो पूरी करो। मैं बहुत थक गया हूँ। पानी के बिना मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, तो तुम खोदते रहो और मैं यहीं आराम करता हूँ। ये सुनकर कंगारू नाराज हो गया, लेकिन फिर भी वो खोदता रहा और खोदता ही रहा। आखिरकार मैं कामयाब हो गया। कंगारू ने खुशी के मारे चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें पानी मिल गया? आओ, तुम खुद ही देख लो। कोआला दौड़ता हुआ आया और उसने कंगारू को धक्का दिया और फिर गड्ढे में कूद पड़ा। अरे, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो ना। लेकिन कोआला ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कंगारू ने उसकी पूंछ पकड़ी और जोर से खींचा और खींचा, लेकिन उसकी पूंछ कट गई। तो इसी तरह कोआला की पूंछ छोटी हो गई और वो कभी दोबारा दोस्त न बन पाए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी में कोआला को उसकी छोटी पूंछ मिली
उसके आलसी और स्वार्थी स्वभाव के कारण, और उसने अपना एक दोस्त भी खो दिया। तो बच्चों, हमेशा याद रखो कि कभी भी आलस मत करो और स्वार्थी मत बनो। कई जमाने पहले की बात है। समय की शुरुआत में जब दुनिया एकदम नई थी, सारे पशु पक्षी एक ही भाषा बोलते थे। तब चमगादड़ रात को उड़ने वाले जानवर नहीं थे। वो बहुत तेज और चालाक थे और बड़ी खुशी से दिन के वक्त उड़ते थे। एक दिन जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों के बीच अचानक झगड़ा शुरू हो गया। तुम परिंदे इस जंगल पर राज करने लायक नहीं हो। तुम आसमान में उड़ते हो, जमीन पर तुम्हारी कोई जगह नहीं। हम पेड़ पर रहते हैं, इसलिए जंगल हमारा भी है। और तुम तो सिर्फ जमीन पर चलते हो, लेकिन हम सूरज के नजदीक उड़ते हैं। कुछ ही देर में चमगादड़, जो एक पेड़ से लटक कर ये सब तमाशा देख रहा था, उसने कहा, ये सारे जानवर और पक्षी मेरी तरह अक्लमंद नहीं हैं। मैं यहीं पर रहकर जीतने वाले का साथ दूंगा। झगड़ा सूरज डूबने तक चलता रहा। दिन खत्म होते होते यूं लगा कि मानो जीत पक्षियों की होने वाली है। पक्षियों, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। क्या तुम जमीनी जानवर हो? तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। नहीं नहीं, देखो मेरे पंख हैं और मैं उड़ सकता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पक्षियों ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर, ठीक है, शामिल हो सकते हो। अगले दिन भी बहस जारी रही। लगता है कि अब जानवर भारी पड़ रहे हैं। दिन के ढलते ढलते, अरे जानवरों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर तुम तो उड़ सकते हो। नहीं नहीं, मेरी गिनती उन अड़ियल पक्षियों में मत करो। मेरे दांत देखो, ई, और मेरा फर। आपस में काफी देर तक बात करने के बाद, ठीक है, तुम शामिल हो सकते हो, ऐसा शेर ने कहा। बहस तीसरे दिन भी चलती रही। लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। तो पक्षियों और जानवरों ने लड़ने की बजाय शांति से निर्णय लेने का फैसला किया। कुछ देर के बाद ठीक है चमगादड़, हमारे साथ आओ। पर ये तो हमारे साथ आने वाला था। और फिर जब पक्षियों और जानवरों को चमगादड़ की चालाकी का पता चला, चमगादड़ उड़कर एक अंधेरी गुफा में चला गया और तब से वो सभी पक्षियों और जानवरों की नजरों से बचने के लिए सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? चमगादड़ ने अपनी चालाकी की वजह से पक्षियों और जानवरों का भरोसा खो दिया और उसके चालाक दिमाग की वजह से वो दिन के समय किसी के सामने नहीं आ पाता। तो बच्चों, याद रखो, कभी झूठ मत बोलो और अपने दोस्तों के साथ हमेशा सच्चे रहो। और देखने का मन कर रहा है ना आपको?
तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।